नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो कि आगामी दिसंबर में प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रश्न पत्रों की एक पूरी सीरीज हम लेकर चल रहे थे। और यह जो मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल प्रश्न पत्र है पूरे प्रारूप में अपने मौजूद है। ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में मिलेगा। ऐसे ही का मतलब यह है कि इसका ढांचा बिल्कुल ऐसा ही होगा, प्रश्नों की संख्या, आकार, प्रकार या रंग रूप ऐसा होगा, लेकिन प्रश्न यही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये गारंटी कोई नहीं ले सकता, ये सिर्फ आयोग ही जानता है कि वो क्या प्रश्न देगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आप हल करेंगे उससे आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि वहाँ पर आप कोई अनजाना भय महसूस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं से आ गए हैं एकाएक और आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी गई है। तो इसलिए अभ्यास करते रहिए। देखिए, यहाँ निर्धारित समय 3 घंटे का होता है और अधिकतम अंक आपको 200 मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, इससे कम ही मिलता है। अब कितना आपको मैक्सिमम प्राप्त करना है ये आपके कौशल पर निर्भर करता है, यानी लेखन शैली आपकी कैसी है इस पर निर्भर करता है। जानना ही आवश्यक नहीं होता है, जो जानते हैं आप उसको रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, और वो भी किस रूप में, लिखित रूप में। ये बड़ी चुनौती वाली चीज़ होती है, खासतौर पे तब जब बेहिसाब नहीं लिखना है। आपको 125 शब्द या 50 या 25 शब्दों में ही ढालना है अपने उत्तर को। तो यहाँ आपको जो तरीका है वो पता होना चाहिए। तरीका तभी मालूम होगा जब इस पेपर को आप हल कीजिएगा। तो अपने से हल करने का प्रयास करिएगा। एक बार मोबाइल में स्टॉप वॉच जो होती है उसको चालू कर लीजिएगा और ऑन करके 3 घंटे का समय जो है उसी को लीजिएगा। जैसे ही 3 घंटा पूरा होगा वहीं पर स्टॉप वॉच को रोक दीजिएगा और अपने लिखने का काम भी रोक दीजिएगा। और देखिए कि आप 3 घंटे में कितना लिख पाते हैं, कितने प्रश्न आपसे छूटेंगे। पहले जब आप लिखेंगे तो छूटेंगे, बाद में क्या होगा, जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो 3 घंटे के अंदर ही आप लिख लेंगे। आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, अभ्यास करने में देर नहीं करते। अब यही समय है जब जमकर प्रैक्टिस की जा सकती है। यहाँ कुल मिलाकर 40 प्रश्न हैं और उसमें से 3 सेक्शन बटे हुए हैं, यानी खंड है। खंड अ है, ब है और स है। तो जो खंड अ है उसमें 10 आपके बड़े बड़े प्रश्न हैं। ये सामान्य उत्तरीय तो है, लेकिन 125 जो शब्दों की शब्द सीमा है उसको आप देख रहे हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय जो है वो खंड ब में है। इसमें कुल मिलाकर 10 ये भी हैं, लेकिन यहाँ जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों की है और 6 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो 20 प्रश्न आपको अंत में दिखेंगे, यानी खंड जो लास्ट वाला है स, इसमें अति लघु प्रकार के प्रश्न होंगे और इनकी जो शब्द सीमा है वो 25 शब्दों की होगी। तो इस प्रकार से ये विभाजन है। यहाँ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है और इनके जो अंक हैं वो आपको इनके सामने दिखाई देंगे। यहाँ शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है कि जब आप उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर को लिखते हैं तो गलती से अगर कोई पेज बीच में सादा छूट जाता है या आपने छोड़ दिया अपनी मर्जी से, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको क्रॉस कर दीजिए, उसको काट दीजिए। नहीं तो होगा ये कि उसके आगे अगर आपने लिख दिया है, मतलब अगले पेज पे लिखा है लेकिन बीच में एक सादा पन्ना छूट गया है, तो परीक्षक सोचेगा कि आपने वहीं पर लिखना बंद कर दिया है और उसके बाद वहीं पर वो चेक करना भी बंद कर देगा और आगे का जो आपका उत्तर है वो चेक नहीं हो पाएगा। ये इसीलिए कहा जाता है कि बीच में क्रॉस कर दीजिए। चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ खंड अ आपको दिख रहा है, प्रश्न दिख रहे हैं। इसी प्रकार से खंड ब है आपका, इसमें भी प्रश्न है। और अंत में खंड स है जिसमें कि ढेर सारे 20 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, लेकिन ज़्यादा लिखना नहीं है। 25 शब्दों की जो शब्द सीमा है उसी में आपको रहना है। ये अति लघु प्रकार के हैं, ये टिप्पणी टाइप के होते हैं, तो इनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा चुनौती इसमें होती है बड़े वाले प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लिखना होता है और संतुलित लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका है वहीं से शुरुआत करते हैं। खंड अ को देखिए, यहाँ कहा गया है कि मौर्य शासन के वास्तु तत्वों की व्याख्या कीजिए और महत्ता समझाइए। यानी पहले आपको मौर्यकालीन जो वास्तुकला है उसका ब्यौरा देना है और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो देख लीजिए, मौर्यकालीन जो वास्तुकला है उसका ज़्यादा हम लोग वर्णन देखते हैं अशोक के समय से। उससे पहले वास्तुकला का उतना ब्यौरा नहीं दिखाई देता है। उससे पहले हम प्रशासन का ब्यौरा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार के समय में, खासतौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये आचार्य चाणक्य का पूरा सिद्धांत था जिसे कि उन्होंने अर्थशास्त्र में वर्णित भी किया था। उसके चलते राज्य की संरचना, राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा का ढांचा कैसा होना चाहिए, राज्य का तंत्र कैसा होना चाहिए, ये सब दिखाई देता है। कहीं भी स्थापत्य का बहुत ज़्यादा ब्यौरा नहीं दिखाई देता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब मौर्य वंश की स्थापना होती है तो उस समय परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। नंद वंश का पतन करके या नंद वंश को दबाकर वहाँ पे मारकाट मचाकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर बैठता है और वहीं से मौर्य वंश की नींव पड़ती है। तो यहाँ जरूरी ये था कि पहले राज्य को सुरक्षित किया जाए, राज्य का जो तंत्र है उसको मजबूत किया जाए। यहाँ पर ये कलाकारी करने का समय नहीं था। बाद में क्या होता है कि एक बना बनाया साम्राज्य जो बाद वाले शासक हैं, चाहे वो बिंदुसार हो चाहे अशोक हो, उनको मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बना बनाया साम्राज्य है उसमें वो राज्य करते हैं
और खाली बैठे रहते हैं तो उनके पास कोई समय तो होता नहीं है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी काम तो होता नहीं है, तो वो करते क्या है, यही सब कलाकारी वाला काम करवाते हैं। और ख़ास तौर पे तो अशोक के समय में जाकर ये जो वास्तुकला है ये ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि अशोक जो है वो अपने जीवन के शुरुआती हिस्सों में तो साम्राज्य का विस्तार करता है, लेकिन बाद वाले हिस्से में वो बौद्ध बन जाता है। और जब बौद्ध बनता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो अच्छा हो जाता है, अशोक महान बन जाता है, लेकिन मौर्य साम्राज्य की जड़ों को वो खोदना शुरू कर देता है, यानी बने बनाए अपने दादा के साम्राज्य को वो यहाँ नष्ट करने की कगार पे चला देता है। उसके जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं वो धर्म प्रचारक बन जाते हैं, अयोग्य सिद्ध होते हैं। राज्य चलाना और धर्म का प्रचार करना दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, और वो एक साथ नहीं हो सकती, कोई एक ही काम होगा, या तो आप धर्म गुरु बन जाएंगे और नहीं तो फिर राजा बन जाएंगे। तो यहाँ अशोक की जो राजा वाली छवि थी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और वो बन जाता है धर्म गुरु। तो यहाँ उनके पास पर्याप्त समय होता है कि इस प्रकार की चीज़ें करें। ये फालतू तो नहीं है, लेकिन राज्य की सुरक्षा जब महत्वपूर्ण हो तो ऐसी स्थिति में फालतू माना जा सकता है। वास्तुकला के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसे हम फिजूल नहीं कहेंगे। ये एक दृष्टिकोण था, इसको भी आप चाहें तो रख सकते हैं। देखिए, प्रश्न जब आप लिखते हैं, मतलब इसका उत्तर लिखते हैं, तो इसमें आलोचनात्मक दृष्टि आपको रखनी चाहिए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी रखनी चाहिए, लेकिन अंत जो है वो सकारात्मकता के साथ करना चाहिए। अंत में आपको समाधान परक बात करनी चाहिए, यही संतुलित उत्तर होता है। चलिए देखिए, तो इसमें देख सकते हैं आप कि अशोक के समय से ज़्यादा इसमें उत्थान आता है। हालांकि पहले भी शिल्प तो था ही, लेकिन ऐसा डेवलप नहीं था। आप देखते हैं कि जो बलुआ पत्थर चुनार से हैं वो ले आए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं पत्थरों को तराश कर अलग अलग चीज़ों का निर्माण कराया जाता है। इसके अलावा अशोक और उनके जो पौत्र वगैरह हैं वो सब आजीवक और बौद्ध संप्रदाय को अलग अलग विहार और गुफाएं दान में देते हैं बनवाकर। ये सब आपने इतिहास में पढ़ा है, तो उन सब चीज़ों का आप इसमें ब्यौरा डाल सकते हैं। इसके अलावा अशोक स्तंभ जो है ये बहुत सारे हैं, तो उसमें से जो सिंह स्तंभ है उसको आप दे दीजिएगा, उसका ब्यौरा कि उसमें कितनी ज़्यादा नक्काशी की गई है, कितनी उसकी विशेषताएं हैं। वो एकाश्म बलुआ पत्थर से बना हुआ है और भारत का राज चिन्ह भी है, भारत सरकार का प्रतीक है। तो उसमें 4 सिंह बैठे हुए हैं और नीचे कौन कौन से पशु बने हुए हैं, कैसे चक्र बना हुआ है, उसका क्या अर्थ है, ये सब आपको बताना होगा। ये सब बता देंगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जितने स्थापत्य हैं, जैसे स्तूप के रूप में स्थापत्य बनते हैं वास्तुशिल्प का, वहाँ भी अच्छा खासा नमूना दिखाई देता है। वाराणसी में ही जो चौखंडी धमेख स्तूप है सारनाथ वाला, उसको आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अन्य स्तूप बने थे वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन स्तूपों का आप ब्यौरा दे सकते हैं, या स्तंभों का ब्यौरा दे सकते हैं, या जो विहार और इस प्रकार की चीज़ें बनवाई गई थी राजाओं के द्वारा, उसको आप इसमें डाल सकते हैं। इसी पर आधारित ये प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, इसे आप देख रहे हैं। और महत्ता क्या हो सकती है, महत्व भी कुछ होता है इसमें। महत्व ये हो सकता है कि गैर विनाशकारी जो सामग्री है उसका प्रयोग इसमें दिखाया गया है, मतलब ऐसा सामान यूज़ किया गया है जो ड्यूरेबल हो, मतलब स्थिर हो, टिकाऊ हो, आसानी से नष्ट न हो। और इसके अलावा हेलेनिस्टिक जो विशेषताएं हैं उनका प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं यहाँ दिखाई देती हैं, यानी जन्म या गृह त्याग या प्रबोधन या महापरिनिर्वाण, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा पत्थर पॉलिश और जो अखंड चट्टाने हैं उनका इस्तेमाल, यानी वही एकाश्म जो बलुआ पत्थर है उनका अधिकतर यूज़ किया जाता है। यानी तोड़ फोड़ कर पत्थर नहीं लाते हैं, पूरी की पूरी चट्टान ले आते हैं और उसी को तराश कर बनाते हैं, इस प्रकार से। और कलाकारों में जो विभिन्न रचनात्मकता है वो दिखाई देती है। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापत्य शैली हम देखते हैं ये अपने आप में अनूठी है। और बाद में गुफा वाली जो वास्तुकला है वो भी शुरू हो जाती है, यानी गुफाओं को तराश कर उसके अंदर निवास स्थान बनवाए जाते हैं। यहाँ तक हमने इस प्रश्न को हल किया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आप देख रहे हैं, यहाँ जीवनी शक्ति के बारे में कहा गया है कि जीवनी शक्ति क्या होती है और जैविक आपदाओं की चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार से। तो पहले आप बताइए कि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये एक केंद्र है, इसके द्वारा बताया गया कि जीवनी शक्ति में जानबूझकर वायरस, बैक्टीरिया या विषाक्त पदार्थों या हानिकारक जितने भी एजेंट हैं उनकी रिहाई की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि लोग इससे संक्रमित हों, यानी मनुष्य और जो पशु पक्षी हैं वो इससे संक्रमित हों, और उसके बाद जो प्रतिरक्षा है वो मजबूत हो। कहने का मतलब क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इसका इंटेंशन खराब नहीं होता है जीवनी शक्ति का। ये ऐसा नहीं कि किसी रासायनिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जीवाणु छोड़ दिए और विषाणु छोड़ दिए, बीमारी फैली और लोग मर गए। मरेंगे तो इसमें भी, लेकिन जो लोग बच जाएंगे, सब नहीं मरेंगे, ये भी बात है। तो जो बच जाएंगे उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी और उनके अंदर की जो क्षमता है उसी से सभी लोग प्रेरित हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे कोरोना वायरस ही फैल रहा है, कोविड-19, तो उसके बारे में कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि जब 70% आबादी इससे संक्रमित हो जाएगी, 70 to 75%, तो उसके बाद ये खुद ही अपने अंदर जो एंटीजेंस है उनको बनाने लगेंगे, यानी प्रतिरोधक बनने लगेंगे।
हमारा शरीर जो है वो अपनी सुरक्षा करना जानता है, चाहे वो किसी भी जीव का शरीर हो, लेकिन जब एक सीमा तक उस पर आक्रमण होता है तभी तक। तो यहाँ पर वो अपनी सुरक्षा खुद करेगा, अपना जो प्रतिरोधी तंत्र है उसको खुद डेवलप करेगा, और यही जो विधि है इसको जीवनी शक्ति कहा जाता है। जैसे कि जैविक एजेंट जो है वो हवा, खाने का सामान या पानी के द्वारा फैल सकते हैं, और ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं, जैसे कि चेचक का वायरस और कोरोना वायरस तो है ही है, ये जग जाहिर बात है। अभी लेटेस्ट वाला ही लीजिएगा, पीछे वाला लेने का क्या फ़ायदा। चेचक भी बड़ी संक्रामक बीमारी थी, कोरोना जो है वो तो फैल रहा है तेज़ी से, लेकिन उसमें मृत्यु दर कम है। चेचक में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, गाँव के गाँव रात बिरात साफ हो जाते थे। तो ये बीमारी ज़्यादा घातक थी, लेकिन जो लेटेस्ट है उसको हम लोग अगर इसमें लिखते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चुनौतियों को दूर करने के लिए जो कदम है वो देख लीजिए। तो संदूषण के जो स्रोत हो सकते हैं या क्षेत्र हो सकते हैं, उनका यहाँ पर उन्मूलन कर दिया जाए। जैसे कि इंजीनियरिंग नियंत्रण की आवश्यकता इसमें हो सकती है, व्यक्तिगत स्वच्छता की आवश्यकता हो सकती है नहीं बल्कि होती है, यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ बंध्याकरण को आप देख सकते हैं। पर्यावरण प्रबंधन में अगर देखिएगा, जो इसका दूसरा हिस्सा है, पहले वाले हिस्से में तो आपने संदूषण स्रोत के जो उन्मूलन का दौर है उसको देखा, दूसरे वाले हिस्से में आप देख रहे हैं पर्यावरण प्रबंधन। तो इसमें सुरक्षित पानी की आपूर्ति को आप लिख सकते हैं, सीवेज पाइपलाइन का जो रख रखाव है उसको लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजनन स्थलों को समाप्त कर देना, मतलब जहाँ पे इनकी फैक्ट्री लगी हुई है उसको खत्म कर देना। इसके अलावा आपदा के बाद महामारी की रोकथाम कैसे हो, तो उसके संबंध में कहा गया है कि हेल्थ केयर जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा इसका निदान किया जाए। सूचना संचार निगरानी की व्यवस्था हो, और चिकित्सकीय उपचार तो सबसे महत्वपूर्ण होता ही है, उसके बिना काम चलने वाला है नहीं, तो उसको हम लोग शामिल करेंगे। और जैविक आपदाओं को दूर करने के लिए सुरक्षित वातावरण और स्वस्थ जो जीवन शैली है वो आवश्यक है, और सतर्कता आवश्यक है, सतर्क रहना भी जरूरी है। यहाँ तक हमने लिखा। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विस्तार से बताइए। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो योगदान है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो पहले बताना होगा कि ये था कौन, तो सभी लोग जानते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 से लेकर 1785 तक शासन किया, और इसने बंगाल में जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी, यानी द्वैध शासन, उसको रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा समाप्त किया। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, और उसके द्वारा ये जो द्वैध शासन है इसकी समाप्ति हो जाती है। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और उसने यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात हो रही है, गवर्नर की बात नहीं हो रही है। गवर्नर की अगर बात करेंगे तो क्लाइव का नाम आएगा, लेकिन यहाँ जो गवर्नर जनरल था उसके तौर पे ये पहला था। और इसने जमींदारों को उनकी न्यायिक शक्ति से वंचित रख दिया, मतलब जमींदारों के पास जो न्याय करने की शक्ति थी उसको ये छीन लेता है। और दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की स्थापना होती है, मतलब अब न्याय जो करने का काम है वो जमींदार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो अदालतें करेंगी, और अदालतों की स्थापना ये करवाता है। दीवानी न्यायालय भी स्थापित करवाता है, और जो फौजदारी न्यायालय है उनको भी स्थापित करवाता है। और जिला प्रशासन का जनक है या जन्म है वो यहीं से माना जाता है, मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसको इसका जनक माना जाता है, और यहीं से कहा जाता है कि जो जिला प्रशासन है वो शुरू होता है, क्योंकि अदालतों की स्थापना होती है, उसके बाद जो प्रशासनिक महकमा है वो यहाँ स्थापित होता है, और इसी क्रम में जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ती है। यहाँ आप इसके शासनकाल के दौरान जो युद्ध हुए थे उन्हें भी देख रहे हैं। एंग्लो मराठा युद्ध है 1775 से लेकर 82, इसके बाद सालबाई की संधि होती है, ये उसी के साथ समाप्त होता है 1782 वाला। यहाँ आप देख रहे हैं 1775 से लेकर 1782 इसकी डेट है, मतलब इतने समय तक ये लगातार चलता है संघर्ष, और अंत में एक संधि होती है सालबाई वाली, ये होती है 1782 में, इससे ये खत्म होता है। इसके बाद एंग्लो मैसूर युद्ध, ये 1782 से लेकर 84, मैंगलोर की संधि, ये सब हेस्टिंग्स के समय में ही होता है, इसके शासनकाल के दौरान होता है, तो इनका उल्लेख कर दीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने, मतलब ये जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने एशियाई सोसाइटी, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, वो इन्हीं के समय में डेवलप होती है, मतलब स्थापित होती है। विलियम जोन्स के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है, आपने पढ़ा होगा 1784 में। और इन्होंने जो चार्ल्स विल्किंस थे उनके द्वारा जो गीता की पहली अंग्रेजी ट्रांसलेशन थी, कहने का मतलब यह है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है, हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है, तो उसका यहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद होता है, अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाता है। और अनुवादक कौन है, अनुवादक यहाँ पर है चार्ल्स विल्किंस, और इनको प्रोत्साहन दिया जाता है हेस्टिंग्स के द्वारा। ये खुद बहुत बड़ा विद्वान था और ये विद्वानों का सम्मान करता था। इसके बाद आप देख लीजिए, नंद कुमार के मर्डर के लिए जाना जाता है, जो बंगाल का निवासी था, और यह पहले गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ ब्रिटिश शासन में रिश्वत के मामले में दोषारोपण हुआ था, मतलब इसके ऊपर आरोप लगा कि ये रिश्वतखोरी कराता है।
और 7 साल के परीक्षण के बाद इसे छोड़ दिया गया। ये बेगुनाह था और अंत में जब जांच पड़ताल होती है तो भले ही लंबा समय लगता है लेकिन ये दोषमुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में लिखने के लिए हैं, जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बस 125 के अंदर ही लिखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट है यानी विद्रोह, ये लगातार चल रहा है। पिछले जो मॉक टेस्ट पेपर आपने देखे हैं उनमें ये चल रहा था और इसमें भी है। इसमें कहा गया है कि इसके कारण क्या थे। तो कारण एक तो तत्कालिक था और जो पीछे वाला कारण था वो भी आपको इसमें लिखना है। तो राजनैतिक, आर्थिक और सैनिक भेदभाव वाला कारण था। इसके अलावा धार्मिक कारण थे। राजनीतिक कारण में जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी और वेलेजली की जो नीतियाँ थी वो यहाँ लोगों की नाक में दम किए हुए थी, खासतौर पर जो रजवाड़े थे उनके, और इसके चलते वो इनके खिलाफ हो जाते हैं यानी ब्रिटिशों के खिलाफ हो जाते हैं और अंत में भड़क उठते हैं। तो इस प्रकार से ये बगावत होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि ये गोद लिए हुए थे। इनका नाम धुंधु पंत था और बाद में इन्हें नाना साहब के नाम से गोद ले लिया जाता है पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा। यहाँ तक आप देख रहे हैं। इसके बाद आर्थिक कारण में अगर देखिएगा तो टैक्स बहुत भारी मात्रा में लगाए जा रहे थे। इसके अलावा जो टैरिफ नीति थी उसमें भेदभाव होता था। हस्तशिल्प का पूरा यहाँ पे ध्वंस कर दिया गया था। जो यहाँ की हस्तकला थी, यहाँ का निजी उद्योग था, उसका अंग्रेजों ने विनाश कर दिया था। सैनिक भेदभाव होता था। भारतीय सैनिकों से काम खूब लिया जाता था, उनको वेतन पूरा नहीं मिलता था और उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं होता था जैसा कि यूरोपियों यानी अंग्रेजों के साथ होता था। इसके बाद धार्मिक जो यहाँ पर कारण है उसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे जो ब्रिटिश थे, अब धार्मिक कारणों में एक तो जो सुधारवादी कार्यक्रम थे अंग्रेजों के, वो भी लोगों को नागवार गुजरते थे। अंग्रेज भले के लिए करते थे लेकिन लोगों को लगता था कि ये हमारे जो धर्म है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंग के द्वारा किया जाता है तो लोग बहुत खुश नहीं रहते हैं। महिलाएं तो खुश हो जाती हैं जो कि जलाकर मारी जाती थी, लेकिन जो बड़े बड़े पाखंडी धर्माचार्य थे जिनके मस्तक पे कलंक लग जाता है इनका, तो वो बड़े नाखुश होते हैं और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग छेड़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि महिलाओं को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का एक बहाना भी मिल जा रहा है और हमारी छवि जो है बड़ी मजबूत हो रही है। इसके अलावा इस प्रकार की अनेकों प्रथाएं थी जैसे कि विधवा पुनर्विवाह। विधवाएं पहले के समय में बड़ा ही निकृष्ट जीवन बिताती थी। बंगाल का जो क्षेत्र था, हालांकि ये परंपरा पूरे देश में थी, बंगाल के क्षेत्र में ये ज़्यादा थी। वहाँ जमींदार जो होते थे वो वृद्धावस्था तक विवाह ही करते रहते थे और कभी कभी क्या होता था कि एक वृद्ध जमींदार की कम से कम 80 बीवियाँ होती थी और उसमें से जो सबसे बाद वाली होती थी वो करीब 10 साल की एक बच्ची होती थी और जमींदार 80 या 90 साल की उम्र में स्वर्गवासी हो जाता था और वो 10 साल की बच्ची विधवा हो जाती थी। उसे विधवा शब्द का मतलब भी नहीं पता होता था और उसका सिर मोड़कर उसको सफ़ेद साड़ी में ढक दिया जाता था। अब वो न तो अच्छा खा सकती थी, न अच्छे कपड़े पहन सकती थी, न चप्पल पहन सकती थी, न ही किसी भी प्रकार से हंस बोल सकती थी। खुश होने का भी उसके पास अधिकार नहीं होता था। वो पूरी तरह से एक पशु जैसे कि खूंटे में बांध कर गाय को रखा जाता है वैसी ही होती थी। तो इस प्रकार की निकृष्ट परिस्थितियां विधवाओं के साथ होती थी। तो इनके उत्थान के लिए इनका फिर से विवाह करा दिया जाए क्योंकि पहले के समय में इन्हें स्वतंत्र रूप से रखना ये भी एक टेढ़ी बात थी। ये सही है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब किसी पुरुष के अधीन रहकर सशक्तिकरण नहीं है, महिलाओं का स्वतंत्र वर्चस्व होता है। लेकिन उस समय महिलाओं की जो भारत में दशा थी उसमें यही लोगों को अच्छा लगा, मतलब अंग्रेज़ों को ठीक लगा कि ये पुरुषों के अधीन ही रखी जाए। मतलब ये उनके व्यक्तिगत विचार थे, पुरुषों के अधीन रखी जाए और इसके लिए उनका फिर से विवाह करा दिया जाए। और इस दिशा में बहुत सारे जो समाज सुधारक थे भारत से, उन्होंने भी सपोर्ट किया और इसके चलते अंग्रेज़ ये जो अधिनियम है इसको लाने में सफल होते हैं। लेकिन जो एक भारतीय तबका था जो कि धर्माचार्य टाइप के लोग थे, पाखंडी लोग थे, धर्माचार्य कहना सही नहीं रहेगा, धर्माचार्य के नाम पर ये लोग कलंक थे, तो ये सोच रहे थे कि विधवाओं का जो प्रताड़ित करने का दर है वो यहाँ पे घट जाएगा। मतलब हम मनमाने तरीके से अपनी जो नीतियाँ हैं उसको नहीं चला पाएंगे, ये अंग्रेज़ जो है ये बीच में टांग अड़ा रहे हैं, तो ये विरोध करते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के कुछ सुधारवादी जो कार्यक्रम थे उनका भी विरोध होता था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने भारत का बहुत भला कर दिया, भारत को इन्होंने चूस लिया, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी की और उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, जैसे सती प्रथा ही थी, जिंदा आग में झोंक देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है और कहाँ की मानवता है, लेकिन करते थे। ये भारतीय समाज के जो बड़े बड़े उच्च कुलीन लोग थे यही लोग करते थे। तो अंग्रेज़ों ने इसको रोका तो क्या गलत किया, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिलाकर ये सब जो चीज़ें थी ये यहाँ पर मतलब उकसाने का कारण बनती है। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि ईसाई जो मिशनरियाँ थी ये करती क्या थी, ये धर्मांतरण कर रही थी और वो भी बहुत गुपचुप तरीके से कर रही थी। पहले ये अंग्रेज़ी पढ़ाती थी और अंग्रेज़ी पढ़ाने के बाद मन ही बदल देती थी और लोग धर्म बदल देते थे या पैसे का लालच देकर भी करवाते थे। तो ये काम गलत था, किसी का धर्म बदलना वो भी उसकी इच्छा उसकी मर्जी के खिलाफ ये गलत होता है।
तो कुल मिलाकर ये जितने भी कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे से एक पृष्ठभूमि बना रहे थे, बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, और अंत में उसमें तीली लगाने का काम करता है चर्बी लगा हुआ कारतूस, यानी वही गाय और सुअर की चर्बी वाला जो मामला है वो यहाँ सैनिकों को उकसाता है और अंत में भड़क उठता है वहीं से। पहले ये समय से पहले भड़क उठता है, ये सबसे बड़ी इसकी कमी थी। मतलब आपने योजना बनाई है, तय तारीख निश्चित की है और उससे पहले ही वो योजना जो है वो यहाँ क्रियान्वित हो जाए, मतलब उसका क्रियान्वयन हो जाए, तो ऐसी स्थिति घातक होती है। और वही यहाँ 1857 के विद्रोह के साथ होता है, लोग संगठित भी नहीं रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत में फसल का मौसम बताइए। अब फसल का मौसम बताइए मतलब क्या, यहाँ रबी, खरीफ और जायद वाली जो वेराइटी है, मतलब वर्गीकरण है, उसके आधार पर आपको बताना होगा। तो खरीफ की फसल जो है ये गर्मी में बोई जाती है और मौसम कौन सा होता है, तो यहाँ महीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मई से लेकर जुलाई तक का, और वर्षों जो इसके बाद का समय है उसमें इसे काटा जाता है। काटने का जो सीजन है यहाँ देखिए जुलाई तक का इसका पूरा जो पकने और तैयार होने का समय है वो दिया हुआ है, और वर्षा के बाद इसकी कटाई होती है। यहाँ वर्षों लिखा हुआ है, वर्षा होगा। तो बारिश जब खत्म होने लगती है या समाप्त होने लगती है, या तो हो गई रहती है या कम हो गई रहती है, तो ऐसी स्थिति में इसको काटा जाता है, यानी सितंबर से लेकर अक्टूबर। अब आप जानते हैं कि सितंबर में आधा से अधिक तो वर्षा ही हो रही है, लेकिन फिर भी जो मौसम है वो यही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर मुख्य फसल भी बतानी ज़रूरी है। तो खरीफ की फसलों में आप देखते हैं धान है, ज्वार है, इसके अलावा मक्का है, रुई, कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, ये सब आपकी खरीफ की फसल। यहाँ ज्वार है, ये जौ नहीं है, ज्वार को कहीं कहीं जोनरी कहा जाता है, तो ये एक अलग अनाज है, ये लाल लाल दाने वाला होता है, ये जौ से भिन्न होता है। खैर, इसके बाद जो सेकंड वाला है इसको देखिए, रबी की फसल। ये रबी की फसल नहीं बल्कि रबी की फसल है। तो इसका जो बोने का सीज़न है वो ठंडी का मौसम होता है और गर्मी से पहले इसको काट लिया जाता है। जैसे कि इसमें मुख्य तौर पे आप देखते हैं गेहूं को, गेहूं की जो बुआई है वो इसी समय होती है, मतलब इस समय तक उसके जो पौधे हैं वो तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो अप्रैल वाला सीज़न होता है, फरवरी अप्रैल वाला, वो गर्मी आने से पहले का मौसम होता है, उसमें इसकी कटाई हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर मौसम याद रखिएगा, तो अप्रैल से जून तक का देखिए, खेत खाली न रहे और मृदा का भी पोषण संवर्धन होता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ये 3 फसल चक्र बनाए गए हैं, रबी, खरीफ और जायद। मतलब अलग अलग वैरायटी के अनाज उपजाने से जो ज़मीन है वो बंजर भी नहीं होगी और यहाँ पर उत्पादन भी अच्छा होगा और किसान बेरोजगार भी नहीं होंगे। ऐसे क्या होता है कि गर्मी के मौसम में पता लगा खाली बैठे हुए हैं, तो जब खाली बैठे हैं तो उस समय आप जो खरबूजा तरबूजा है वो उगाइए, खाली क्यों बैठे हैं, या फिर खीरा और तोरई उगाइए इस प्रकार की, या सब्जियों की खेती कर डालिए पानी की सिंचाई करके। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं, जो कि अप्रैल से जून तक उगाया जाता है। मतलब इस समय खेत खाली रहते हैं अनाज से, तो ये सब चीज़ें आप उत्पादित करके अपना लाभ कमा सकते हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा, इसमें और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिएगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल का ये प्रश्न था 6वें नंबर का, ये सब 125 वर्ड लिमिट वाले हैं। तो इसमें कहा गया कि 101वां संशोधन जो अमेंडमेंट था उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो 101वां जो संविधान का संशोधन था उसके द्वारा जीएसटी का आरंभ हुआ है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है उसका आविर्भाव यहीं से होता है, और इसके कुशल प्रबंधन के लिए राज्य और केंद्र दोनों में सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा परिषद की स्थापना के लिए बात करता है। परिषद के कार्य क्या होते हैं, तो परिषद के कार्य यहाँ गिनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ जो सेस सरचार्ज है जो कि केंद्र और राज्य और स्थानीय निकाय के द्वारा लगाया जाता है, जिसका जीएसटी में विलय होगा। मतलब यहाँ जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स समाहित हो गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्पाद और सेवा कर जिस पर जीएसटी लगाया जाएगा या छूट मिलेगी, मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि जीएसटी फ्री होता है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद मॉडल जीएसटी कानून और लेवी का सिद्धांत, ये सब इसमें शामिल होता है। टर्नओवर और मतलब टर्नओवर जिसको कि जीएसटी से छूट मिलती है, जीएसटी के रेट तय करना ये भी इसका काम है। स्पेशल रेट आपदा के दौरान कितना होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि आम दिन जो होते हैं उसकी तुलना में जो आपदा वाला समय होता है वो ज़्यादा संकट वाला होता है, तो उस समय इसका दर क्या होना चाहिए, इसकी रेट क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ कुछ राज्यों के लिए स्पेशल रेट, कुछ राज्य विशेष होते हैं तो उनके लिए विशेष प्रावधान, तो उसके तहत, और दूसरे मामले जो परिषद तय करे, मतलब कुछ अन्य मामले भी होते हैं जो कि इस जीएसटी परिषद के द्वारा तय किए जाते हैं। असल में आपको यहाँ जीएसटी के बारे में नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखना था। तो जीएसटी काउंसिल है क्या, ये कहाँ से इसका आविर्भाव हुआ है या कहाँ से ये उत्पन्न हुई है, और उसके बाद इसके कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही है। कोई भी अगर काउंसिल स्थापित की जाती है तो उसके पीछे पर्पज़ होता है, तो पर्पज़ आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये कार्य है, इन्हें आपको लिखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। यहाँ कहा गया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन को समझाइए।
और कहा गया कि जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के क्या लाभ हैं, मतलब इसके फायदे क्या हैं, ये भी आपको गिनाने हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी कहा हुआ है, इसका मतलब बताना पड़ेगा। आप बताइए कि जैव ईंधन जो है वो दहनशील ईंधन है और इसमें बायोगैस यानी एथेनॉल और बायोडीजल जैसे जो तेल आदि हैं उनका उत्पादन होता है। अब देखिए, इसमें जो प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन है ये खाद्य उपज से पाया जाता है, मतलब जो खाद्यान्न होता है उसी से पैदा होता है, जैसे कि गेहूं और मक्का से जो प्राप्त होता है वो यहाँ पर गिना सकते हैं। जो द्वितीय पीढ़ी का जैव ईंधन है वो खाद्य या गैर खाद्य उपज दोनों से प्राप्त होता है, मतलब खाद्यान्नों से भी प्राप्त हो सकता है या जो गैर खाद्यान्न है उनसे भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि वो होते हैं वनस्पति ही, मतलब पौधे ही होते हैं, लेकिन उनका उपयोग खाने के लिए नहीं होता। जैसे जेट्रोफा है जिसको कि रतनजोत भी कहा जाता है, ये विषैला होता है, अगर इसको खा लें तो बीमार पड़ जाएंगे, तो ये खाने वाला नहीं होता। बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो खेल खेल में इसकी फलियों को खा लेते हैं, एक खेत के किनारे लगाया जाता है और उसके बाद वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। तो ये जेट्रोफा जो है ये खाने वाला नहीं होता। तो इस प्रकार के जो अखाद्य उपज है उनके द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो तृतीय पीढ़ी का जैव ईंधन है वो शैवाल आधारित होता है, जैसे कि बायो सीएनजी के बारे में आपने सुना है, तो ये शैवाल पर आधारित। इस प्रकार से तीनों पीढ़ी के जो जैव ईंधन है उन्हें आपने बताया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको फायदे भी गिनाने होंगे। तो लाभ ये है कि पहले तो इसमें बात है कि आयात कम होता है, इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण रहता है। सबसे अच्छा इसका फायदा ये है कि पर्यावरण के प्रति मित्रवत है, पर्यावरण को फायदा पहुंचाता है और ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव है या दबाव है उसको कम करता है। इसके साथ साथ वनस्पति तेल का पुनः उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट से जो ईंधन है वो भी बन सकता है, ठोस अपशिष्ट जो इसके हैं उससे ईंधन का निर्माण हो सकता है। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचा निवेश जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो 2G रिफाइनरी है वहाँ पर हो रहा है, ये आप लिख सकते हैं। हालांकि ये लाभ नहीं है, ये एक प्रावधान इसका है। इसके बाद रोजगार में वृद्धि होती है, बहुत से लोग इसमें रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई रोजगार सृजित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं। और किसानों की आय में वृद्धि होती है, 2022 तक जो आय दोगुना करने वाली बात है तो उसको इससे पोषण प्राप्त होता है, यहाँ तक हमने देखा। और इससे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और किसानों की आय की वृद्धि वाली जो तीनों उद्देश्य हैं वो एक साथ सध जाएंगे, यानी उनकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा सरकार का विश्वास है। लेकिन जैसा विश्वास होता है उस पर सब लोग खरे नहीं उतरते। इसके बाद 8वें नंबर का जो है उसको देखिए। यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कहा गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये क्या है और इसके प्रयोग क्या है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि जब सभी उपकरण, जैसे कि मोबाइल है, स्मार्टफोन है, मतलब मोबाइल का मतलब कीपैड वाले फ़ोन भी होते हैं, तो वो वाले भी हो सकते हैं, स्मार्टफोन भी हो सकते हैं। तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट आदि से जुड़े हुए होते हैं और यह डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। भारत को डिजिटली ये अग्रणी बनाता है, यानी इम्प्रूव करने का काम करता है। और यह इंटरनेट को हर जगह, हर कोने पहुंचाता है, यानी इंटरनेट की पहुंच जो है वो कोने कोने हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है और लाभ भी है। अब प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो घर में हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य में, यातायात में, जितने क्षेत्र हैं सब में हो सकता है, यहाँ पर गिनने की आवश्यकता नहीं। अब देख लीजिए, वाहन चलाने में जैसे कि ड्राइवरलेस जो कार होती है, बिना ड्राइवर के चलती है, तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। रिपोर्ट निकालने में, डाटाबेस तैयार करने में, कर्मचारियों की जानकारी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऑनलाइन जो एजुकेशन का आजकल कोरोना वायरस के दौर में चलन बढ़ गया है, तो उसमें इसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो सर्जरी वाला क्षेत्र है उसमें हो सकता है। टेलीमेडिसिन या ई मेडिसिन की जो बात की जा रही है वो सब इसमें आती है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूछना ही नहीं है इसका योगदान कितना है। संकेतों को नियंत्रित करना और नियमों के उल्लंघन के लिए दंड देना, ये भी इसका एक फायदा हो सकता है। और संसद के सत्रों के दौरान जो ई विधान जैसी अवधारणाएं हैं, ये भी इसका उपयोग है, इसको आप लिख सकते हैं, ये अच्छा है। और देख लीजिए, IoT इसके अलग अलग उपयोग हैं, जैसे कि रसोई से अंतरिक्ष तक, मतलब कहाँ नहीं इस्तेमाल है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। रसोई यानी घर की जो सबसे बेसिक चीज़ है, वहाँ से लेकर अंतरिक्ष तक इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा पहलुओं का विकास कर रही है। ऐसी उपयोगी चीज़ को तो बढ़ावा देना ही चाहिए, ये फायदेमंद है हमेशा ही। तो यहाँ पर प्रश्न किससे संबंधित था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, यानी IoT से। तो ये क्या चीज़ है, ये घर के कोने कोने तक पहुंची हुई चीज़ है और ये काफ़ी उपयोगी है और इसी का ब्यौरा यहाँ पर दिया जा रहा था, इसके फायदे और इसका विवरण आपको देना था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 9वें नंबर का। इसमें कहा गया है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति क्या है, मतलब कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्षा के आधार पर वनस्पतियों का वितरण होता है और यहीं पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो वर्षा का जो अमाउंट है, यानी वर्षा की जो मात्रा है, वो भी आपको बतानी है। देखिए,
भारत में रंग बिरंगी जलवायु पाई जाती है। हमारा देश जो है वो विभिन्न भौगोलिक उच्चावच या ये कह लीजिए कि भौगोलिक स्थितियों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो भारत का भूभाग है वो एक जैसा है। कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ठंडी जलवायु है, कहीं पर मैदानी इलाके हैं जहाँ पर जलोढ़ एकदम उर्वरा मिट्टी है, जहाँ कुछ भी डाल दीजिए और फिर देखने में न जाइए, सिर्फ पानी थोड़ा डाल दीजिए तो वो जम जाएगी और फसल आपको दे देगी। किसान जो मैदानी इलाके वाले हैं वो ऐसे ही खेती करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एकदम गर्मी से तपते हुए रेगिस्तान है, जो कि रात में एकदम ठंडे हो जाते हैं और सुबह फिर जलने लगते हैं। ये एक क्षेत्र है। पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में अगर चले जाएंगे तो वहाँ वर्षा की इतनी मात्रा होती है कि वो हमेशा नमी से युक्त रहते हैं, मतलब वहाँ आर्द्रता की भरपूर गुंजाइश होती है, तराई क्षेत्र उसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो पूरा जो दक्कन का प्लेटू है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अलग ही परिस्थितियाँ हैं, कहीं पर काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं पर पश्चिमी घाट, कहीं पूर्वी घाट, कहीं पर समुद्री जलवायु, कहीं पर पर्वतीय जलवायु, कहीं पर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं और कहीं पर जो सूखा इलाका है जहाँ वर्षा भी नहीं होती वो भी पाया जाता है। कहीं द्वीपीय क्षेत्र भी है जैसे अंडमान और लक्षद्वीप वाला है, प्रवाल भित्तियाँ भी पाई जाती हैं। तो क्या नहीं है यहाँ पर, और जब क्या नहीं वाली स्थितियाँ हैं तो यहाँ आपको बहुत खोल कर ब्यौरा देना होगा। देखिए, सदाबहार वन की अगर बात की जाए भारत में ये पाए जाते हैं, तो वार्षिक वर्षा का जो प्रतिशत है वो 200 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा का होता है। खूब बारिश होती है तो सदाबहार वन वहाँ होते हैं और इन वृक्षों की पत्तियाँ हमेशा रहती हैं, झड़ती नहीं। और तापमान यहाँ पर ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है तभी कम दबाव का क्षेत्र बनता है और वर्षा होती है, ये कारण है इसके पीछे। और तापमान औसतन पूरे साल भर ज़्यादा ही होता है, 15 से 30, बहुत ज़्यादा यहाँ गिरावट तापमान में नहीं होती है। इसके बाद ये ऐसे जो क्षेत्र हैं उनका ब्यौरा भी आप दे दीजिएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ नक्शा बनाकर भी दर्शा सकते हैं। ये जितने तथ्य लिखे गए हैं इनको आप भारत का एक मानचित्र बना लीजिए और उसमें दर्शा दीजिए जितने लोकेशन है, और वहाँ वर्षा का प्रतिशत भी दिखा दीजिए। ये अपने आप में एक अनोखा और अच्छा तरीका होगा और इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है कि जैसे 10 अंक का प्रश्न है तो उसमें आपको मैक्सिमम मिल जाए बाकी जितने अभ्यर्थी हैं उनकी तुलना में। चित्र बनाने में कहीं गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भरमार नहीं करनी है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो आप निसंकोच बनाइए। इससे आपका समय भी बचेगा, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितना आपने लिखने में खर्च किया है उससे कम समय में भारत का एक नक्शा और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें बन जाएंगी। फिलहाल अगर आप अच्छा बना सकते हो तो ही बनाइएगा, ये नहीं कि आपने भारत का नक्शा बनाया और वो चीन का बन जाए, ऐसा मत बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो वृक्ष मिलते हैं उसमें सिंकोना का नाम आता है, सिंकोना भी इसको कहा जाता है, और एबोनी यानी आबनूस की बात की जा रही है। तो इस प्रकार के जो लंबे चौड़े वृक्ष होते हैं वो सदाबहार वनों का हिस्सा होते हैं। इसके बाद जो अगला हिस्सा है उसमें नम पर्णपाती वन, जो डेसिडिवस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय हैं और ये 37% क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, इनका विस्तार ज़्यादा है, इसे देख लीजिएगा। वार्षिक वर्षा यहाँ पर सदाबहार की तुलना में कम होती है, तो कितनी होती है, 100 से लेकर 200। पूर्वी क्षेत्र जो पश्चिमी घाट का है वहाँ पे, इसके अलावा बिहार, यूपी और बंगाल में भी ये पाए जाते हैं। नमी यहाँ पर होती है और पेड़ों की लंबाई जो है वो 20 से लेकर 45 सेंटीमीटर के बीच की होती है, जैसे कि साल का वृक्ष है या आंवले का वृक्ष है। इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में अगर आप चले जाइएगा तो वहाँ पर 28% क्षेत्रफल ये घेरे हुए हैं। हमारे देश में 28% जो भूभाग है वो इनका है। 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर, अब वर्षा का जो प्रतिशत है वो घटता जा रहा है, तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो इस दायरे में होती है। और इसमें राजस्थान का इलाका आता है, मतलब मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उनका भी कुछ हिस्सा आता है। अब राजस्थान में पूरा हिस्सा रेगिस्तान नहीं है, कुछ जो है वो एकदम पूरा गिन कर रेगिस्तान है, मतलब शुद्ध तरीके से, और कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे हल्की फुल्की वनस्पतियाँ या कुछ जो उर्वरा जमीन है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वाला हिस्सा है ये थोड़ा राहत वाला है। यहाँ कुछ वर्षा अच्छी खासी होती है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच की होती है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, ये सब इसमें आते हैं। 6 से 9 मीटर की ऊंचाई के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि बबूल है, पलाश है, महुआ भी पाया जाता है। हालांकि महुआ जो है वो जो उष्णकटिबंधीय यहाँ पे पर्णपाती वन है उनके अंदर भी होता है। इसके बाद रेगिस्तान और अर्धशुष्क वनस्पतियों की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पानी की नितांत कमी होती है। आप देख रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम बारिश होती है। तो इतनी कम बारिश होगी तो सूखापन होगा, और सूखापन होगा तो 6 मीटर से भी कम यहाँ जो ऊंचाई के पेड़ हैं वो उगते हैं, बहुत कम ऊंचाई के होते हैं और इनमें पत्तियाँ होती ही नहीं, या तो होती है तो बहुत मोटी होती हैं और नहीं तो तने होते हैं वो भी कांटेदार। और इनके अंदर जो भोजन पानी है वो स्टोर करके रखा होता है, और कांटे इसलिए होते हैं ताकि ये जो वाष्पोत्सर्जन है उसको घटा सके और अपनी सुरक्षा जितने जंगली जीव हैं उनसे कर सके। ये चीज़ें हैं।
राजस्थान और गुजरात में इनका प्रसार है और बबूल और पाम जैसे जो वृक्ष हैं वो इसमें गिने जाते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव का तो जो उपयोग क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, हालांकि इनका दायरा सीमित है। तो समुद्री तट इनको चाहिए होता है, खारा पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर ये पैदा होते हैं। ये जरायुज पौधे होते हैं, मतलब बीज जो है वो जमीन पर नहीं गिरते हैं, पौधे के अंदर बीज बनते हैं और उसमें से अंकुरण जब हो जाता है, पौधा बन जाता है, तब वो जमीन पर आता है। इस प्रकार से इनका जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। अगर ये बीज को जमीन पर गिरा देंगे तो वहाँ मिट्टी नहीं होती है, बल्कि बहता हुआ खारा पानी होता है और उसमें गिरकर ये बीज खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए ऐसा करते हैं। ये बड़े जीवट होते हैं और इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं। तो ये समुद्र के तट पर उगते हैं और बाढ़ का काम करते हैं, चारों ओर से बाढ़ बनाकर जो समुद्री आपदाएं हैं उससे रक्षा करते हैं। ये चीज़ें हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का जो मैंग्रोव क्षेत्र है, सुंदरी के वृक्षों की तादाद है, उसको आप देखते हैं, या इस प्रकार के मैंग्रोव इलाके जो भी हैं, जैसे भितरकणिका वाला है, इस प्रकार के जो क्षेत्र है। और इसमें मैंग्रोव क्षेत्र में जो एस्चुरीज हैं वो भी आती हैं। एस्चुरीज और डेल्टा क्षेत्र दोनों आते हैं। नदियाँ जो हैं वो एस्चुरी बनाती हैं या डेल्टा बनाती हैं, तो वो सब क्षेत्र मैंग्रोव में ही गिने जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा। और ये आर्द्र भूमि का भी काम करते हैं, वेटलैंड्स भी होते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार है हिमालयी वनस्पति। हिमालय की जो वनस्पति है वो भी यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बटी हुई है। जो पूर्वी हिमालयी वनस्पति है वहाँ वर्षा की मात्रा अच्छी खासी प्राप्त होती है, तो वहाँ उस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो मिलती हैं। और जो पश्चिमी क्षेत्र हिमालय का है वो अपेक्षाकृत शुष्क है। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटने लगेगी, तो वहाँ पर वनस्पतियों का बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे तो एकदम अभाव होता है, लेकिन जहाँ पर पाई जाती है तो वहाँ पर उसकी प्रवृत्ति शुष्क क्षेत्र की भांति होती है। तो ये आप देख रहे हैं, कोणधारी वन भी दिखाई देते हैं। ये सब आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मानचित्र का उपयोग करेंगे तो ये जो उत्तर है ये और बेहतर हो जाएगा। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि कृषि निर्यात नीति 2018 ये जो है इसका उद्देश्य क्या था। तो कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में योगदान देना है, जिसमें कि भारतीय कृषि है वो वैश्विक शक्ति बनकर उभरे। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। कहा जाता है कि कृषि जो है वो अगर पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक वृक्ष मान लिया जाए तो उसमें जड़ का काम करती है। मतलब पूरे पेड़ को अगर देखा जाए, जो कि अर्थव्यवस्था रूपी पेड़ है, तो उसमें जो कृषि है वो जड़ की भांति होती है। बाकी जो उद्योग या जो अन्य पेशे हैं वो यहाँ पे शाखाएं और टहनियों की तरह से देखे जाते हैं। तो ये जो जड़ है इसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये नीतियाँ आती हैं समय समय पर। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि कृषि निर्यात को दोगुना करना, $30 बिलियन से $60 बिलियन, ये 2022 तक का टारगेट रखा गया है। और $100 बिलियन कुछ वर्षों में करना, मतलब एक छोटा टारगेट रखा गया है और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, तो उसको आप लिखिएगा। इसके अलावा निर्यात में विविधता और जो मूल्यवर्धित कृषि निर्यात है उसको बढ़ावा देना, नए जातीय और स्वदेशी पारंपरिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। बाजार पहुंच के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और वैश्विक मूल्य श्रृंखला को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। जबकि इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि वैश्विक बाजार में निर्यात के जो अवसर होते हैं उनको बढ़ावा देना, ये सब इस नीति के अंतर्गत ही आता है। और वही जो सरकार का लक्ष्य है, किसानों की आय दोगुना करना, उसी से ये सब संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइन लिख दीजिएगा कि किसान जो है वो जगत का पिता होता है, इसे अन्नदाता कहा जाता है। और आप जानते हैं कि मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो जाए, वो नोटों की गड्डियाँ नहीं खा सकता, उसे खाने के लिए गेहूँ चावल जैसे अनाज चाहिए होंगे, और वो किसान ही उपजाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पोषण करता है, और पोषण करता है तो ये पिता होता है। और गांधी जी ने सही कहा है कि वह अन्नदाता है और पूरी दुनिया के लिए उत्तरजीविता के हेतु वो परिश्रम करता है। और हाल की जो पहल है, जैसे कि PM किसान यानी किसान सम्मान निधि की बात की जा रही है, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, तो वो सराहनीय है। किसान सम्मान निधि में किस्तवार तरीके से धनराशि दी जाती है, हालांकि वो पर्याप्त तो नहीं होती। मतलब 500 रुपये महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जीविकोपार्जन के लिए नहीं होती है, सहयोग देने के लिए होती है, ताकि बीज आदि खरीद सके या जो फुटकर आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी कर सके। तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए बहुत कुछ है, फैला दीजिएगा। इसके बाद खंड ख, यहाँ पे खंड ख आप देख सकते हैं या खंड ब के तौर पे देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये दूसरा खंड है और इसमें जो शब्द सीमा है वो घट गई है, यानी 50 शब्दों की आ गई है। तो पहला प्रश्न है, इसमें टोटल 10 प्रश्न होंगे। पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि कानून के नियम क्या है, और ये जो कानून के नियम हैं इनको आपको बताना है। तो पहले आप बताइए कि ये AV डिकी के द्वारा दिए गए, और मनमानी शक्ति का अभाव होना, और किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि कानून नहीं टूटता। मतलब कानून को अगर तोड़ा नहीं जा सकता तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो सजा का पात्र नहीं होगा। मतलब जो गुनाहगार है वो सजा पाएगा, और वो भी पूरे परीक्षण के बाद पाएगा। ऐसे नहीं कि मनमाना किसी के ऊपर सजा को थोप दिया गया, ये चीज़ें हैं। और कानून की समझ सभी के लिए समान है, यानी सभी को कानून को समझने और जानने का अधिकार है। और व्यक्तिगत निजता का अधिकार हर व्यक्ति के पास होना चाहिए।
तो तीसरा जो पॉइंट है वो भारत से संबंधित नहीं है, ये संविधान की मूल विशेषता है। ये जो निजता वाला अधिकार है ये किससे संबंधित है, ये हमारे संविधान में वर्गीकृत है। तो इतना हम लिखेंगे, पर्याप्त होगा। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें देखिए ई गवर्नेंस पर आपको एक नोट बनाना है, यानी छोटा सा लिखना है। तो ई गवर्नेंस होता क्या है, ये सूचना संचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र है और यह सरकारी सेवाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान और संचार का लेन देन, इसके अलावा जो सरकारी व्यापार होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि भीम ऐप के बारे में आप देखते हैं, इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में देखते हैं, भूमि प्रोजेक्ट है, इस तरह के बहुत सारे जो ई गवर्नेंस वाले सेक्टर हैं उन्हें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो इसने कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसने कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की जो संप्रभुता है उस पर जोर दिया। इसने भारतीयों को प्रबुद्ध करने के लिए ईसाई जो मिशनरियाँ थी उन्हें अनुमति दी और इसके अलावा जो पश्चिमी शिक्षा थी उसके प्रसार में इसने योगदान दिया। इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा गया कि भारत सरकार की संसदीय विशेषताएं क्या है। तो इसमें सबसे पहली विशेषता तो यह है कि नॉमिनल और वास्तविक अधिकारी के तौर पे। दूसरी विशेषता यह है कि अधिकांश पार्टी का शासन होता है, अपवाद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, विधायिका में मंत्रियों की स्मृति होती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है और निचले सदन का विघटन होता है। इस प्रकार से जो विशेषताएं हैं आप उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। पांचवें नंबर का जो है उसमें देख सकते हैं आप, पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय, इनके ऊपर आपको एक नोट यानी एक टिप्पणी टाइप का लिखना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये भारतीय पत्रकारिता जो थी उसके प्रणेता थे, शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। बंगाली भाषा के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये कई सारी भाषाओं के जानकार भी थे। इन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था और फारसी भाषा में इनका जो अखबार है मिरातुल अखबार, उसके बारे में आप सुने ही हैं, 1822। और ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से ये एक थे और जो उत्तर मुगल कालीन बादशाह था अकबर द्वितीय, उसने इन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था और उसके बाद अपनी पेंशन की सिफारिश करने के लिए ब्रिटेन भेजा था ताकि ये अंग्रेजों से मतलब इनकी सिफारिश कर सके कि मुगल सम्राट की जो पेंशन है वो पर्याप्त नहीं है, थोड़ी और बढ़ाई जाए। लेकिन वहीं पर जाकर ये रह जाते हैं और वहाँ की जलवायु ये इन्हें सूट नहीं करती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से है। और सती प्रथा को समाप्त करने के क्षेत्र में इनका नाम लिया जाता है। ये तो जग जाहिर बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और इसी का नतीजा निकला कि सती प्रथा का कम से कम समापन हो गया। ये जो घृणित प्रथा थी ये बंद हो गई। इसके बाद जो छठवें नंबर का है इसको देखिए, इल्बर्ट मिल विवाद के बारे में अच्छा खासा प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया कि इसको केंद्रीय विधायिका में रिपन के द्वारा पेश किया गया था और इसमें था क्या, तो आप जानते हैं कि जो यूरोपीय आरोपी होते थे उनके मुकदमों की सुनवाई कोई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता था और इसी के चलते जो भारतीय धड़ा था वो तो खुश होता है, लेकिन जो यूरोपीय लोग थे वो नाराज होकर बगावत कर देते हैं और अंत में ये बिल वापस ले लिया जाता है। और जब वापस लिया जाता है तो जो भारतीय लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं कि अंग्रेजों के ऊपर भरोसा ही करने लायक नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसकी डेट लिख सकते हैं और इल्बर्ट बिल इसको कहा क्यों जाता था ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद बौद्ध, हीनयान और महायान संप्रदाय क्या होता है। आप जानते हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी जो कि कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में होती है, तो उसमें जाकर बौद्ध धर्म दो अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक तो हीनयान है और दूसरी महायान है। महायान जहाँ उदारवादी थे, ये बुद्ध को मूर्ति और भगवान के रूप में मानकर पूजा करते थे, वहीं पर जो हीनयान थे वो एकदम से परंपरावादी थे, जो बुद्ध कह कर गए थे उससे वो 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते थे। तो यहाँ पर वही लिखना है आपको, हीनयान जो है ये वास्तविक है, मतलब बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप है, और जो महायान है ये आधुनिक विचारों से युक्त है। और फेमस कौन होगा, लोकप्रियता उसी को मिलेगी जो समय के साथ चलेगा। तो महायान वाले जो थे वो सामयिक दृष्टि से चलते थे, मतलब अपने आप को समय के हिसाब से ढालकर जो नए नए विचार थे उनका स्वागत करते थे। और इसमें ये बता दिया गया था कि भाई बुद्ध संघ में रहना ही आवश्यक नहीं है, आप घर बैठकर भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी गृहस्थ रहकर भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और जबकि हीनयान में ये कहा गया था कि एकदम से बुद्ध ने जो कहा है बिल्कुल वैसे ही नहीं करेंगे तो निर्वाण नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर पाता है और महायान लोकप्रिय हो जाता है। और सबसे बड़ा अंतर ये था कि मूर्ति पूजा, यहाँ पर बुद्ध को भगवान मान लिया महायान वालों ने, मतलब महायान संप्रदाय जो था वो मानता था कि गौतम बुद्ध जो है ये ईश्वर है और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करता था, जबकि जो यहाँ पे हीनयान वाले थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस प्रकार की बहुत सारी विषमताएं हैं, तो दोनों को आप चाहें तो बीच में लाइन खींचकर अंतर लिख सकते हैं या ऐसे पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों का यहाँ ब्यौरा देना है, तो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं को लिखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो 17 SDGs हैं वो सब बेकार है, उसमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको लिखना है, वैसे इंपॉर्टेंस सभी की है। तो 2030 तक इनको प्राप्त करना है, अचीव करना है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उन्हीं के स्थान पर इनका आविर्भाव हुआ है
और 2030 तक का टारगेट है, तो अब 10 साल बचे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अब 10 साल का जब समय है तो उसमें तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण SDG है, अब ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किन को चुनते हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर गरीबी के अंत के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में, या स्वस्थ जीवन के बारे में, या समावेशी और समान शिक्षा के बारे में कहा गया है। आप चाहें तो पर्यावरण वाला सेक्टर उठा सकते हैं, यानी जैव विविधता से संबंधित जो इसमें गोल्स बनाए गए हैं उनको आप लिख सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके चयन पर निर्भर करता है। सब मत लिखिएगा, जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें लिखिएगा। इसके बाद 9वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें IMF यानी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसके बारे में आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। भुगतान समायोजना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और वित्तीय संकट में ये सहयोग करता है जो इसके सदस्य राष्ट्र होते हैं। भारत भी इसके जो फाउंडिंग मेंबर है उनमें इन्वॉल्व है, और अल्पावधि ऋण भी ये देता है, मतलब कर्जा देने का भी काम करता है, और विनिमय स्थिरता में जो विनिमय दर है उसको स्थिर करने में ये सहायता करता है। और जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था उसी के नतीजे के रूप में ये निकलकर सामने आया। तो ये आर्थिक पक्ष को सहयोग देने के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए डेवलप किया गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये अंतिम प्रश्न है इसका, उसके बाद हम अति लघु को देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल 121 देश जो है वो भागीदार हैं। सौर गठबंधन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा है इसे ये भरपूर मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं। तो अपनी पृथ्वी का जो स्वरूप है उसे आप देखते हैं, बीच में विषुवत रेखा हम लोगों ने काल्पनिक रूप से बना रखी है, और दोनों ओर से यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा है। बीच का जो क्षेत्र है यहाँ सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है, मतलब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और ऐसे क्षेत्रों में जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरे वर्ष भर लगभग मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है। विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो बीच का क्षेत्र है इसमें भी कम मात्रा नहीं होती है। तो सौर ऊर्जा का अगर हम भरपूर इस्तेमाल करें, सार्थक उपयोग करें, तो बहुत कुछ समस्याएं यहाँ पर सुलझ सकती हैं, यानी जो ऊर्जा संकट है उसको हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो उसी के क्षेत्र में या उसी की दिशा में ये स्थापित किया गया है। 121 देश इसकी जद में आते हैं, और यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से किया जाए और जीवाश्म ईंधन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम पदार्थ, उस पर अपनी निर्भरता को हम कैसे घटाएं, इसकी दिशा में काम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और $1 ट्रिलियन का जो 2030 तक यहाँ जुटाने का लक्ष्य है उसका उल्लेख कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो अति लघु वाला सेगमेंट है उसमें चलते हैं, 2-2 लाइन के हैं। जैसे कि भौगोलिक संकेतक जो होता है, GI टैग के बारे में कहा जा रहा है। तो ये क्या है? GI टैग ये बहुत फेमस रहता है कि किस चीज़ को, किस स्थान को यहाँ पर नामांकित किया गया है। ये करंट अफेयर में भी रहता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कुछ जो GI टैग है उनका नमूना दे सकते हैं। यूपी वाले जो है उनका दे दीजिएगा। देखिए, यह एक नाम, संकेत या विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल उपयोग किए जाने वाले विशेष पदार्थ के रूप में चिन्हित किया जाता है, और इसकी अद्वितीय प्रतिष्ठा और लोकप्रियता होती है। मतलब जो उत्पाद इसमें GI टैग के तौर पे चुना जाता है, मतलब उसे दिया जाता है, वो लोकप्रिय होता है और उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। और भूवैज्ञानिक संकेतक अधिनियम के द्वारा इसे शामिल किया गया है। जैसे कि बनारसी साड़ी यूपी, मतलब यूपी को इस क्षेत्र में राज्यों को GI टैग दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर वैसे ही कड़कनाथ मुर्गे के लिए जो मध्य प्रदेश है उसको GI टैग, और न जाने कितनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें GI टैग अलग अलग राज्यों को दिया गया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मूल रूप से वो किस राज्य का उत्पाद है इसको लेकर 2 राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जैसे रसगुल्ले को लेकर हुआ था, तो वहाँ दावा 2 अलग अलग राज्य ठोक रहे थे, लेकिन उसमें जो अधिकार मिलता है वो किसको मिलता है? वेस्ट बंगाल को मिलता है। तो इस प्रकार से राज्यों को ये संकेतक दिया जाता है, ये प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। इसके बाद मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसमें वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और रुपए की कीमत कम हो जाती है, यानी रुपए का कोई भाव ही नहीं है। आप बोरी भर भर कर रुपया ले जा रहे हैं और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आ रहे हैं। इसको कहते हैं महंगाई की एकदम जो आखिरी स्थिति है। तो ये मुद्रास्फीति की वजह से होता है। इसके बाद थर्ड जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पर आपको लिखना है। तो यह उच्च गति अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ, और उसके अलावा जो बैंड विड्थ होती है वो कैसी होती है? वो अल्ट्रा हाई होती है। और इसके अलावा जो सरल एकीकरण है उसके लिए स्थापित एक नेटवर्क है, और यह बड़े पैमाने पर डेटा को संभालता है और केंद्रीय सुरक्षा भी करता है, ये इसका पर्पज़ है। इसके बाद बिम्स्टेक पर हमने पिछले वाले में भी देखा था। इसका सचिवालय कहाँ पे है? ढाका में है, बांग्लादेश। और 1997 में इसका डेवलपमेंट होता है। सदस्य कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, भारत भी इसमें शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बैंकॉक में स्थापित हुआ था पहली बार। और बंगाल की खाड़ी के पास के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ाना, हर प्रकार के सहयोग को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद विधानसभा में सदस्यों की अगर बात की जाए
तो इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 60 से लेकर 500 तक हो सकती है। ये राज्य के आकार पर निर्भर करता है, मतलब राज्य की जो जनसंख्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि गोवा, सिक्किम और अरुणाचल में ये 30 है, तो वहाँ की आबादी भी इसी हिसाब से है। और मिजोरम और नागालैंड में ये 40 और 46 है। वैसे ही यूपी में चली जाइए तो यहाँ तादाद ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से संख्या भी ज़्यादा है। तो ये संख्या पर, मतलब मूल रूप से जनसंख्या पर निर्भर करता है, लेकिन जो रेंज है वो इतनी है, मतलब एक औसत रेंज इतनी है। इसके बाद सीपीआई के बारे में आप क्या लिखिएगा। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है, जिसके बारे में कहा गया है सीपीआई, ये खुदरा कीमतों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नापता है। मुद्रास्फीति को आपने पीछे देखा, तो वही चीज़ उसके मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 2016 को इसमें आधार वर्ष बनाया गया है फिलहाल अभी के लिए। और खाद्य पदार्थों को ये अधिक भार देता है और यह सही तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्योंकि खुदरा कीमतों के करीब ये माना जाता है, मतलब इसके आधार पर हम सही अनुमापन कर सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो उधार ली गई विशेषताएं हैं, तो देखिए पूरा संविधान का जो ढांचा है वो 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, मतलब भारत शासन अधिनियम था, उसी पर आधारित है। मैक्सिमम अनुच्छेद तो वहीं से लिए गए। तो यहाँ पर अगर गिनाने लगिएगा तो कम पड़ जाएगा, लेकिन शब्द सीमा के अंदर रहकर जो मुख्य उधार ली गई विशेषताएं हैं उनको लिख दीजिएगा। जैसे कि संघीय योजना है, राज्यपाल का कार्यकाल है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग भी इसी में शामिल है, आपातकालीन प्रावधान भी, हालांकि उसमें कुछ जो संशोधन है वो दूसरे देशों से लिया गया है, लेकिन फिर भी। इसके अलावा प्रशासनिक ब्यौरा, ये सब कहाँ से प्रेरित है, ये 1935 का जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम, उससे शामिल है। इसके बाद ऑपरेशन वनीला, ये क्या है, तो भारतीय नौसेना ने यह मेडागास्कर के लोगों की मानवीय सहायता को करने हेतु, मतलब उन्हें मानवीय सहायता देने हेतु शुरू किया था। और इसका उद्देश्य था चक्रवात डायन के कारण होने वाली आपदा से उनकी रक्षा करना। ये अपने देश की डायन और चुड़ैल नहीं है, ये एक तरह की चक्रवाती आपदा थी जिससे कि मेडागास्कर के लोग त्रस्त थे। मेडागास्कर को आपने देखा है हिंद महासागर में, ये भारत के अगर देखा जाए दिशा के हिसाब से तो जो पश्चिमी छोर है उधर की तरफ स्थित है। और इसमें आप देखेंगे कि ये चक्रवात डायन के कारण होने वाली आपदा से ग्रस्त था, तो यहाँ भारतीय नौसेना जो है ये मदद का बीड़ा उठाती है, मददगार के तौर पे सामने आती है, और उसी को नाम दिया जाता है ऑपरेशन वनीला। इसके बाद नेक्स्ट सामवेद के बारे में आपको लिखना है, तो ये तो आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। संगीत का इसे जनक माना जाता है, चारों वेदों में ये तीसरे नंबर का है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीसरा है, और अंतिम जो चौथा वाला है वो अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद के मतलब इसमें जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, देखिए इसमें है क्या, मतलब कोई भी वेद के बारे में अगर लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि असल में इसके अंदर विषय वस्तु क्या है। तो ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएं हैं, मतलब जो श्लोक या मंत्र हैं, उसको इसमें गा कर प्रस्तुत किया गया है, मतलब गायन की जो विधियां हैं उसका ब्यौरा यहाँ से प्राप्त होता है। और उद्रात्र, जो यहाँ पे उद्गात्र या उद्रात्र करके जो पुरोहित होते हैं वो इसका वाचन करते हैं, मतलब वही इसे पढ़ सकते हैं, या इसको वाचित करने वाले जो लोग होते हैं उनको उद्गात्र या उद्रात्र कहा जाता है। और यह पंचविश और तांडव से भी संबंधित है, मतलब इसका संबंध इन चीज़ों से भी है। तो आप बहुत कुछ इसमें शामिल कर सकते हैं। किन चीज़ों का इसमें ब्यौरा दिया गया है, कौन सा शास्त्रीय संगीत यहाँ से निकल कर आता है, ये सब भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद काली मिट्टी, ये जो रेगुड़ मृदा होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये स्वतः कृष्ण मृदा भी कही जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें रंध्रों का अभाव होता है, और एक बार अगर आप सिंचाई कर देते हैं, नमी दे देते हैं, तो इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कपास की खेती के लिए ये अमृत मानी जाती है। इसके अलावा अन्य जो फसलें हैं वो भी इसमें पैदा होती हैं। ये उपजाऊ होती है और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये विशेष रूप से पाई जाती है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें याद रखिएगा, तो लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है और चूना होता है। ये भी बता दीजिएगा कि किन चीज़ों का अभाव होता है और उन खास तत्वों के अभाव की वजह से यहाँ पर क्या नहीं उपज सकता, ये भी आपको लिख देना रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे देखिए 11वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है भारत में सिल्क के उत्पादन के बारे में। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है छोटी सी। तो सिल्क जो है वो 4 प्रकार का भारत में होता है, भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात की जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशम के कीड़े से ही हम रेशम प्राप्त करते हैं, यानी सिल्क प्राप्त करते हैं, वो तो एक प्रकार है जिसको कि हम मलबरी रेशम कहते हैं। इसके अलावा जो मकड़ियाँ होती हैं उनसे भी रेशम प्राप्त होता है, और इस प्रकार के बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मलबरी जो है ये शहतूत के कीड़े से प्राप्त होता है, वही रेशम का कीड़ा। इसके अलावा टसर है, ईरी है और मूंगा है। तो अलग अलग जीवों से ये रेशम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये 4 तरह का जो सिल्क है, इसमें मलबरी रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और चीन इसमें अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो सर्वोच्च उत्पादक है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में मलबरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वर्तमान जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से। इसके बाद आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर में जो धाराएं हैं, मतलब गर्म वाली और उसके अलावा ठंडी वाली भी, तो उनको आपको इसमें वर्गीकृत करना है। तो महासागरीय धाराओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिंद महासागर की गर्म और ठंडी धाराएं।
इसके अलावा अलग अलग जो महासागर हैं उनमें जो गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं उनका ब्यौरा आपको पता होना चाहिए, आपने रटा भी होगा। जो विषुवत रेखा के आसपास से प्रवाहित होती है, मतलब जिनके चलने की शुरुआत विषुवत रेखा के पास से होती है, वो गर्म होती है क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, और जो ध्रुवों की ओर से आती है वो ठंडी होती है। तो दिशा के हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपको गर्म ठंडे में वर्गीकृत नहीं करना है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल, मतलब जो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, तो ये नाम के साथ पता लग जा रहा है कि ये गर्म होगी, विषुवत रेखा की ओर से आ रही है, ये है। इसके अलावा साउथ इक्वेटोरियल यानी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, इसके अलावा इक्वेटोरियल काउंटर धारा, ये भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है ही है। फ्लोरिडा, कनारी, लेब्राडोर और ब्राजीलियन धारा, तो बताइए कि ये गर्म है या ठंडी, ये बताइएगा। तो इस प्रकार की ये जो धाराएं हैं ये अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में गिनी जाती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये 13वें नंबर का आपका प्रश्न है, टिप्पणी आपको लिखनी है। इसकी स्थापना की गई थी, पहले तो ये अधिनियम है 2005 वाला, इसी के तहत इसको स्थापित किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो है वो कैबिनेट मंत्री रैंक के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, और इनके जो न्यूनतम सदस्य होते हैं, मतलब यहाँ पर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के द्वारा जिनका नॉमिनेशन किया जाता है, तो 9 सदस्य इसमें हो सकते हैं कम से कम। ये अधिकतम नहीं है बल्कि न्यूनतम है, मिनिमम इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद कॉफ़ी उत्पादन, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ढलान की जो यहाँ पे ज़मीन होती है या खेत होते हैं उस पर ये बढ़िया होती है, मतलब ढलान जो होती है वहाँ पे वर्षा का जल भी प्राप्त होता है और पानी रुकता भी नहीं है। पानी अगर रुकेगा तो ये जो पौधे हैं नष्ट हो जाएंगे। तो पहाड़ी ढलान होती है या ढालू क्षेत्र होता है, वहाँ पे 900 से लेकर 1800 मीटर पर ये उगाया जाता है, ऊंचाई की बात की जा रही है। और लेटेराइट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और काफ़ी की जो 3 विविधताएं हैं, मतलब 3 अलग अलग वेराइटीज़ हैं, उसमें अरेबिका है, लाइबेरिका है और रोबस्टा है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग वेराइटी है और इसके संबंध में भी जीआई टैग दिया गया है, तो आप चाहें तो उसका भी ब्यौरा इसमें दे सकते हैं। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जो है यह वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो कि किसानों को सरकार से उनकी उपज के लिए मिलेगा यदि वे बाजार में अपनी फसल को बाजार मूल्य पर बेचने में विफल हो जाते हैं। तो हर फसल का अपना एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है और ये हर वर्ष निर्धारित होता है समय के हिसाब से। तो ये इसका मतलब है। इसके बाद थारू समुदाय को आप देख लीजिए, ये रहते कहाँ पर है, ये दक्षिणी नेपाल और उत्तर भारत में जो तराई है वहाँ पे पाए जाने वाले जातीय समूह हैं और ये ज़्यादातर निवास कहाँ पर करते हैं। मूल रूप से इनका जो क्षेत्र है वो दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत है, लेकिन अगर क्षेत्रवार मतलब प्रदेशवार अगर आपको बांटना हो तो इसमें उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर इनकी जनसंख्या पाई जाती है और सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में संगठित किया है। ये इनका पूरा डाटा है। इसके बाद भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम का जो क्षेत्र है, ये नृत्य है, आप जानते हैं, यह तमिलनाडु में किया जाता है, मतलब यह तमिलनाडु का नृत्य है और भारत का सबसे पुराना और शास्त्रीय परंपरा वाला नृत्य है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मंदिरों में यह किया जाता था, मंदिरों की ये परंपरा थी जो कि अभी भी चली आ रही है। इसके बाद 18वां जो प्रश्न है वो हेलीकॉप्टर मनी पर है। हेलीकॉप्टर मनी हालांकि ये पिछले साल से चर्चा में है, लेकिन फिर भी हो सकता है प्रश्न बन जाए। देखिए, यह एक प्रस्तावित अपरंपरागत मौद्रिक नीति है, मतलब ये हेलीकॉप्टर मनी क्या है, ये एक तरह की मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है। जब अर्थव्यवस्था तरलता के जाल में होती है तब इसका जो क्रियान्वयन है वो होता है और इसमें जो बजट का घाटा होता है उसका मुद्रीकरण भी होता है, इसमें पैसा छापना और उसे जनता में वितरित करना भी शामिल होता है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। इसके बाद मुगल शैली की जो पेंटिंग है, मुगल काल में चित्रकला बहुत तेजी से उन्नयन की ओर बढ़ती है और जहांगीर का समय आते आते ये बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। जहांगीर खुद अव्वल दर्जे का चित्रकार था, मतलब उसकी चित्रकला में अगाध रुचि थी। वो कहता था कि किसी चित्र को अगर अलग अलग चित्रकारों ने भी बनाया है तो मैं बता दूंगा कि कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है, मतलब इतना उसको बारीक ज्ञान था। तो इसके चलते और बाद में शाहजहां के समय में भी ये डेवलप होती है। हालांकि शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का ज़्यादा विकास होता है, लेकिन चित्रकला का जो प्रणेता है वो जहांगीर माना जाता है। यहाँ पर पेंटिंग की बात की जा रही है। तो मुगल शैली की जो पेंटिंग है इसकी उत्पत्ति 1560 में अकबर के शासनकाल में होती है और यह धर्मनिरपेक्ष है, परिप्रेक्ष्य विकास पर यह ध्यान देता है। यह किताबों और कागजों पर तैयार किया जाता है और इसमें पूर्वाभास के सिद्धांत को भी दर्शाया जाता है, मतलब कोई पूर्वानुमान है तो उसको भी चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो मुगल चित्रकला है उस पर आपको प्रकाश डालना है, तो इसमें जहांगीर का उल्लेख अगर आप कर देते हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। इसमें वोल्ट, ये वोल्ट जो है ये कौन सा है, मोबाइल का जो सिम है आपका 4G उसमें ये दिखाया जाता होगा, इसे आप वोल्टी या वोल्ट कहते हैं। ये है क्या, तो ये 4G LTE का ही बढ़ा हुआ रूप है।
इसमें अधिक बैंडविड्थ होती है, मतलब जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, और बैटरी अधिक समय तक चलती है, मतलब ये बैटरी सेवर होती है। तो ये जो आजकल के स्मार्टफोन है या टेक्नोलॉजी है उसमें लोग चाहते हैं कि बैटरी लंबी चले, इसीलिए जो फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो आजकल 6000 mAh और 7000 mAh की बैटरी बना रही हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि पब्लिक यही चाहती है, लोगों की डिमांड यही है। तो ये जो नेटवर्क का सिस्टम होता है इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा होती है और ये बैटरी खाऊ नहीं होता है, मतलब आपकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होती है, और इसमें पैकेट स्विचिंग पर ये बेस होती है, और ये HD वॉइस वाली जो सुविधा है उसको देती है। डाटा ट्रांसफ़र इसमें आसानी से और ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, लेकिन भरोसेमंद कम होती है, मतलब इसमें डाटा लीक होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। ये इसका एक ऐब है, मतलब इसमें दोष है। तो दोष कहाँ नहीं होते, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। ये तो सावधानी का अभाव होता है, मतलब सावधानी अगर यहाँ पर घटती है तो जो साइबर क्षेत्र है वो पूरा असुरक्षित हो जाता है। अगर सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये लाभदायक है, और अगर जरा सी कहीं लापरवाही होती है तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो इतने तक हमने पूरे मॉडल प्रश्न पत्र को हल किया है। इसके बाद मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।